हाँ भाई, कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार और स्वस्थ होंगे और अपने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। जो बच्चे अभी भी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से भी शुरू नहीं किए हैं, वे एवीएस की पाठशाला यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन लेवल पर पहुंचा सकते हैं। और मैं आपके साथ वादा करता हूं कि अगर आप एवीएस की पाठशाला द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी वीडियोज हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे बायोलॉजी के हों, सभी वीडियोज अगर आप लगातार देखते हैं तो 90 प्लस नंबर दिलाने का मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो कि अम्ल, क्षार और लवण। कौन सा? अम्ल, क्षार और लवण जो चैप्टर है, इसके महत्वपूर्ण जो पीएच वाले प्रश्न होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका क्लास 10th का जो एक पोर्शन है रसायन विज्ञान, उस विज्ञान से उस विज्ञान से ये 6वां नंबर का लेक्चर है, यानी 6th नंबर का लेक्चर है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीएच मान वाले आते हैं, पीएच की परिभाषा दीजिए या पीएच कैलकुलेट करिए या पीओएच कैलकुलेट करिए, उससे संबंधित आज हम इस वीडियो के अंदर प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो है H2SO4 विलयन का पीएच मान क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 7 से कम और चौथा ऑप्शन है 7 से अधिक। तो यहाँ पर आपको बताना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो H2SO4 होता है, क्या H2SO4, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है। अब जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका विलयन पूछ रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए, जैसे इसको जल में हम घोलते हैं H2SO4 को, तो ये किस में टूटता है? H प्लस और SO4 2 माइनस में टूटता है। और यहाँ पर H प्लस की संख्या कितनी है? 2। और आपको मैंने परिभाषा बताई है कि ऐसे यौगिक जिनको जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं, क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं, वे सब अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और अम्ल का जो पीएच मान है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है बेटा? कम होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखें। तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 7 से कम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षारक के साथ, किसके साथ बेटा? क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो यहां पर देखिए, जो क्षारक है, क्षार का ही दूसरा नाम है। क्षारक क्या है? क्षार का ही दूसरा नाम। तो क्षारक को बोलते हैं क्षार, और क्षार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और बेस का अगर हल्दी के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे। तो मैंने आपको बताया था इसके एक दो पहले वाले वीडियो में बताया था कि हल्दी क्या होता है? एक प्रकार का सूचक होता है, अम्ल और क्षार का सूचक होता है। तो जब हल्दी को क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो वो कौन सा रंग देता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पीला रंग, दूसरा ऑप्शन है नारंगी रंग, तीसरा ऑप्शन है भूरा लाल और चौथा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको बताना है। तो देखिए, जब कहीं निमंत्रण में जाते हो या आप अपने घर में खाना खाते हो, तो जिस सब्जी में हल्दी पड़ती है, अगर वो आपके कपड़े में गिर जाता है, मान लीजिए व्हाइट कपड़े में गिर जाता है, और उसको साबुन लगाते हो, जैसे ही आप साबुन लगाते हो तो आप क्या देखते हो? उसका रंग कैसा हो जाता है? उसका रंग भूरा लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। इसी तरीके से आप, ठीक है। तो हल्दी एक प्रकार का सूचक है और साबुन जो है उसमें क्षार होता है। क्या होता है? NaOH से मिलाया जाता है, क्षार होता है। अब जैसे ही हल्दी क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो भूरे लाल रंग का एक यौगिक बना लेता है। क्या बना लेता है? भूरे लाल रंग का एक यौगिक बना लेता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा रंग देता है? भूरा लाल देता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है? SO2। और इसका जलीय विलयन मतलब इसको जल में घोल दें।
किसमें खोल दे बेटा? जल। तो इसका जलीय विलयन क्या देगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो H2O के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है H2SO4 बनाता है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या कितनी है? 1 है, और सल्फर की संख्या यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 3 ही है, यहाँ 4 है, तो यहाँ हम 2H2O कर लेंगे। तो यहाँ पर एक H2 बाहर हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर बना क्या आपका H2SO4, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन एक सल्फ्यूरिक अम्ल दे रहा है। इसका नाम क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है? तो कैसा होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आपका है, ध्यान समझेंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है सिट्रस फल। क्या? सिट्रस फल आपका पूछ रहा है। नींबू, संतरा आदि में खाली स्थान उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया आपको कि कोई भी पदार्थ खट्टा कब होता है? जब उसमें कोई अम्ल होता है। क्या होता है? कोई अम्ल होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं एक्चुअली कहा जाए तो। पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल है, दूसरा ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल है, तीसरा ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है, या फिर सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल है। तो देखिए एसिटिक अम्ल किसमें होता है बेटा? एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। याद रखिएगा, तुरंत याद कर लीजिए, किसमें होता है? सिरका में होता है। ठीक है। सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? खट्टे फलों में। किसमें होता है? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? इमली में होता है। इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। इसके अलावा जो आप लोग गांव में जो या फिर शहर में आप रहते हैं तो आप लोग पानी पूरी खाने आते हैं, जिसको बतासा कहते हैं। तो बतासे में कहते हैं पानी थोड़ा कम खट्टा इसमें डाल दीजिए, तो वो सिट्रिक एसिड ही डालता है इसमें उसमें। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। तो जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि सिट्रस फल जिनको कहा जाता है, जैसे नींबू संतरा हो गया, है ना, इसमें क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है, और इसी तरह से आपको लगता है कि अब की बार भी पूछा जाएगा। तो कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। मतलब कॉलम ए में कुछ यौगिक लिखे गए हैं और कॉलम बी में इनका उपयोग लिखा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड किसमें यूज किया जाता है। गेस करिए। पहला ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैंने आपको क्या बताया था? घरों में सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा मूर्तियां बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दांत का जो जैसे किसी व्यक्ति के दांत टूट जाते हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है बनाने में, उसमें, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? मूर्ति बनाने में, यानी कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। अच्छा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? जितने भी सोडा होते हैं, जैसे कि आपने बेकिंग सोडा सुना होगा, कास्टिक सोडा सुना होगा, है ना, धावन सोडा सुना होगा, ये सब अलग अलग सोडा है। तो यहाँ पर कास्टिक सोडा पूछा गया है। तो कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH होता है। अब NaOH यानी कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? साबुन के निर्माण में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? साबुन के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सी क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने का सोडा भी इसी को कहते हैं। तो खाने का सोडा किसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। तो खाने का सोडा इस्तेमाल किया जाता है, ये एक प्रकार का एंटासिड होता है, यानी कि प्रति अम्ल होता है। प्रति अम्ल का मतलब होता है अम्ल के विरुद्ध कार्य करने वाला होता है। जैसे मान लीजिए आपने खाना खूब खाया और आपके पेट ने यानी आमाशय ने खूब अम्ल जो है स्रावित किया, जिससे आपका भोजन पाचन हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एसिडिटी हो गई, अम्लता आपके पेट में हो गई, आपको कच्ची डकारें आने लगी, तो वहां पर आप सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं
और ये एक प्रकार का प्रति अम्ल होता है, यानी कि अम्ल की प्रभावशीलता को कम करता है। क्या करता है? अम्ल की प्रभावशीलता को कम करता है। तो इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक प्रकार का प्रति अम्ल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो ऑप्शन है डी ऑप्शन जो है ब्लीचिंग पाउडर है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर क्या काम होता है? ब्लीचिंग पाउडर जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़े में अगर कोई गंदा हो गया है, सफाई साफ नहीं हो रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं। उसके अलावा आपके आसपास आपने देखा होगा कि जो आपके आसपास आशा बहू रहती हैं, वो नालियों में जो है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल मतलब छिड़काव करवाती हैं, है ना। या फिर मान लीजिए आपके आसपास जो जमीन है, जमीन में ही बहुत ज्यादा बीमारी अगर वहां फैल रही है तो जमीन के माध्यम से, तो वहां पर भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में, यानी प्रतिजीवाणु के रूप में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। यानी कि ए का दूसरा, देखिए ए का यहाँ पहला है तो ये नहीं होगा, ए का यहाँ चौथा है तो ये नहीं होगा। तीसरा देखिए ए का दूसरा, यहाँ पे दूसरा सही है, बी का पहला सही है तो बी वाले का पहला सही है, सी वाले का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाले का चौथा सही है। हाँ चलिए देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछने लगा है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो सीबीएसई पैटर्न को धीरे धीरे फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पे जाने से पहले जो बच्चे एवीएस की पाठशाला पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार वीडियो में आए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल जो होता है उसको आप टच कर लेंगे, जिससे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार करवाए जा रहे हैं। इसके पहले फिजिक्स के और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन करवाए गए हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के उनको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, जो अगर ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अगर आपको वाकई में ये क्वेश्चन लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं और वाकई में आपको लगता है कि जो सोल्यूशन दिया जा रहा है वो जेन्युइन है, तो आप एवीएस की पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक विलयन में H प्लस की मात्रा 4.0 × 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए और विलयन की प्रकृति क्या है, ये बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन 2024 में पूछा जाएगा। किसमें? 2024 में पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जहां तक मेरा अनुमान मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से इसको समझिएगा। सबसे पहला पूछ रहा है जो एक विलयन है उसमें H प्लस की मात्रा, H प्लस की मात्रा का मतलब होता है सांद्रता, यानी कि H प्लस की जो सांद्रता है, H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 4.0 × 10⁻⁻9। ये मोल प्रति लीटर है। क्या है बेटा? मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर, ये जो है इसकी सांद्रता दी गई है। तो आपसे कह रहा है कि पीएच मान बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि आपके पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? पीएच बराबर क्या होता है? फार्मूला बताइए मुझे। एक बार मैं यहाँ ब्लैक पेन से लिख लेता हूं। पीएच बराबर होता है -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो यहां पर आप देखिएगा तो कंसंट्रेशन दी गई है 4 × 10⁻⁻9 मोल पर लीटर। आपका जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की वो दी हुई है। तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में, तो पीएच बराबर हो जाएगा -log/10 और यह हो जाएगा 4 × 10⁻⁻9। इस तरीके से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर आपको ये याद रखना है कि जो पीएच है इसको निकालने के लिए हमारे पास जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, तो एक बार log 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और एक बार जो है log, ये log एक बार 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और एक बार 10⁻⁻9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम माइनस बाहर लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं log/10 4 प्लस log/10 10⁻⁻9। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। आगे देखते हैं। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 4, क्योंकि ये हो जाएगा log 4 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा log 10⁻⁻9 हो जाएगा। ये यहां पर आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को आगे हम सॉल्व करते हैं कि ये हो गया माइनस log 4। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा ये जो यहाँ पर -9 है ये हो आ जाएगा आगे, और जब ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पर एक बार अच्छा इसको हम और कर लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा -9 आगे आ गया तो ये हो जाएगा -9 log 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -log 4। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है, यानी कि यहाँ पर आपको -log 2 की वैल्यू दी गई है, यानी log बेस 10 2 की वैल्यू दी गई है 0.3010, ये वैल्यू दी गई है आपको। तो हम क्या करेंगे, हमको निकालने हैं log 4 की वैल्यू। तो log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 2 गुणे 2। तो सिंपल सा यहाँ पर हम रख लेंगे -0.3010 इंटू 2 प्लस 9 कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी ये आ गया log 4 की वैल्यू। और यहाँ करेंगे +9 यानी ये है माइनस में। तो अब इसको जब हम -9 से 0.6020 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर निकल करके आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 8.3980। ये आपकी वैल्यू निकल करके आएगी। और ये वैल्यू किस चीज की है बेटा, ये वैल्यू है बेटा पीएच की। किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है पीएच की। तो ये पीएच मान हो गया आपका। अब पूछ रहा है विलयन की प्रकृति कैसी है। तो विलयन की प्रकृति देखिए, जिस विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा आता है तो वो विलयन कैसा होता है, वो होता है बेटा क्षारीय विलयन। तो ये कैसा विलयन है, ये क्षारीय विलयन है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है, पहले ये पूछा गया है। तो किसी विलयन में H+ आयन की जितनी मात्रा उपस्थित होती है वही होती है H+ आयन सांद्रण। ठीक है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻8 मोल पर लीटर दिया गया है। इस विलयन का पीएच मान आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, ये दिया गया है OH-, कंसंट्रेशन ऑफ OH- दिया गया है। कितना दिया गया है, 1 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर ये आपका दिया गया है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पीएच आप बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है पीओएच का। किसका होता है, पीओएच का। हम इससे लगाएंगे, पीओएच बराबर होता है -log बेस 10 OH कंसंट्रेशन ऑफ OH-। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे -log बेस 10 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1 × 10⁸। तो 1 का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं 10⁸। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 10⁻⁸। अब देखिए क्या होगा, अब ये माइनस ये जो 8 है ये आगे आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 8 log बेस 10। और log बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, POH। log बेस 10 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1 होती है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा POH बराबर कितना आ गया बेटा, 8। POH क्या आ गया, 8 आ गया है। और अब आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ प्लस यहाँ पे ऐसे लिखेंगे PH प्लस POH बराबर होता है 14। कितना होता है, 14। ये भी आप एक फार्मूला ये आप याद रखेंगे। मैंने आपको इसके पहले एक फार्मूला बताया इस क्वेश्चन के पहले, और एक फार्मूला आपको मैंने यहां पर बताया, और एक फार्मूला यहां बताया, यानी 3 फार्मूले बता चुका हूं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पीएच बराबर क्या करेंगे, 14 - POH कर देंगे। तो 14 से माइनस कर देंगे कितना, 8।
तो पीएच मान कितना आ गया बेटा इसका 6 आ गया। पीएच मान कितना आ गया इसका 6। यही आपका आंसर है। और इस विलेन की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, ये विलेन की प्रकृति होगी अम्लीय। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद उसको संतुलित समीकरण लिखिए। तो हमारे सामने लिखा हुआ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। अब इसकी जिंक के साथ कराएंगे। और जिंक कैसा है बेटा, ये जिंक है दानेदार। कैसा है, दानेदार है। तो दानेदार है तो ये जो जिंक है ये H2SO4 से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा। और ये पूरी तरह से संतुलित भी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अपक्रिया करता है। चाहे कहे मैग्नीशियम पट्टी के साथ तो चाहे मैग्नीशियम के साथ कहे, आपका आंसर वही होना चाहिए, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। यानी कि HCl की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ बेटा, Mg के साथ। और Mg एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, आपको पता है, यानी कि अत्यधिक क्रियाशील धातु है। तो ये बनाएगा बेटा MgCl2 और प्लस यहाँ से H2 गैस निकलेगा। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेंगे 2HCl। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था जिंक सल्फेट। क्या नाम था, जिंक सल्फेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोनों में H2 गैस निकल रहा है, इसमें भी H2 गैस और इसमें भी H2 गैस निकल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है, यानी एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम चूर्ण है। तो आप सबको पता है कि जो एल्युमिनियम होता है इसकी संयोजकता होती है 3, यानी ये बनाएगा AlCl3 प्लस यहां से निकलेगा H2 गैस। तो आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 1 ही है। अच्छा मैं यार यहाँ पे 3 कर लूं तो 3 क्लोरीन हो गई। लेकिन हाइड्रोजन पे यहाँ देखिए 3 हो गई बेटा। हाइड्रोजन कितनी हो गई, यहाँ 3 है, यहाँ सिर्फ 2 ही हैं, तो बैलेंस नहीं हो पाएगी रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं 6। इसको क्या कर लें, इसको कर लेते हैं 6 HCl ले लें और यहाँ पे 2 जो है Al ले लें। तो यहाँ हो जाएगा 2AlCl3 हो जाएगा, यानी क्लोरीन की संख्या 6 पूरी तरीके से निकल गई और 2 एल्युमिनियम यूज हो गए। और यहाँ से हम कर सकते हैं 6 हाइड्रोजन, तो 3H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह की रेतन के साथ अपक्रिया करता है। लौह मतलब होता है लोहा और लोहा मतलब होता है आयरन। आयरन के साथ अपक्रिया करा दो। आयरन की रेतन का मतलब होता है एकदम पाउडर हो। ठीक है, तो HCl की रिएक्शन कराते हैं आयरन के साथ। तो ये बनाएगा बेटा क्या, FeCl3 बनाएगा और प्लस यहां से क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, इसको भी बैलेंस करना चाहता हूं तो भी नहीं बैलेंस हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम 6HCl ले लें और 2Fe ले लें तो 2FeCl3 प्लस यहाँ पर भी 3H2 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, और एक उदाहरण के द्वारा से इसको समझाइए। और गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो धातु कोई भी धातु ले लें, जैसे मान लीजिए हमने जिंक ले लिया, हम Mg भी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कोई भी धातु ले सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अम्ल के साथ करा लो। किसके साथ कराएंगे बेटा, अम्ल के साथ। तो HCl के साथ करा लेते हैं, है ना। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही तो है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही तो है ये। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराओगे तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस यहाँ से निकलेगा H2 गैस। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है बेटा, H2 गैस।
तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन सी गैस निकल रही है, H2 गैस निकल रही है। अगर हम Mg के साथ करा लें HCl के साथ रिएक्शन, तो ये भी बनाएगा MgCl2। क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2 गैस निकलेगा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी कौन सी गैस निकल रही है, H2 गैस निकल रही है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करोगे, तो आपसे पूछता है जांच आप कैसे करोगे हाइड्रोजन गैस की। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसको जलाएंगे। इसके जैसे मान लीजिए गैस निकल रही है, मान लीजिए हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवा रहे हैं और गैस निकल रही है, तो जांच कैसे करोगे, जलती हुई इसके पास तीली ले जाओ, जलती हुई तीली लेके जाते हैं। तो जलती हुई मोमबत्ती भी लेके जा सकते हैं, लेकिन सावधानी से इसको करना है जांच अगर करना चाहते हो। तो ये जो है पॉप साउंड के साथ, किसके साथ, पॉप साउंड, यानी पॉप साउंड की आवाज आएगी, इसके साथ ये जलता है बहुत तेजी के साथ, पॉप साउंड के साथ। तो ये हाइड्रोजन की पुष्टि करता है कि ये हाइड्रोजन गैस में से निकल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3 होता है। इस विलयन को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से निकलता है Na2CO3, इसके 2 मोल लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से CO2 गैस प्लस H2O वेपर के रूप में, यानी कि गैस के रूप में बाहर निकलता है। ये भी गैस के रूप में बाहर निकलेगा, लेकिन ये सॉलिड बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीओपी जल के साथ क्रिया करता है। पीओपी का फार्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में पीओपी। पीओपी को भी यूज थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको यूज क्या होता है इसका। तो पीओपी का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O होता है, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं 3/2 H2O के साथ, तो ये बना लेता है CaSO4.2H2O बना लेता है, और इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं बेटा, जिप्सम बोलते हैं। और ये क्या है, पीओपी है, ये है पीओपी। पीओपी के जल के साथ कराते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम आप लिख लेंगे, इसका नाम है धावन सोडा, धावन सोडा। और धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर सारे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और वाकई में अगर आपको लगा कि जो सर ने समझाया है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और लिखने की खूब प्रैक्टिस करें, जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।